नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता से मन की बात की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजधानी में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर उन्होंने दुख जताया। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश को बहुत दुख हुआ है और हमें आने वाले समय में नई आशा और नवीनता से उस समय को भरना होगा। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। तो एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी के दिन जो गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे का अपमान हुआ था उसको लेकर के दुख जताया है। साफ तौर पर कहा है कि इस घटना ने जो है वो पूरे देश का सर शर्मसार कर दिया है। आपको याद होगा कि गणतंत्र दिवस के दिन कुछ उपद्रवी ट्रैक्टर परेड की आड़ में लाल किले तक पहुंच गए थे और इस दौरान उन्होंने वहां पर जमकर उत्पात मचाया था और तिरंगे के अपमान की खबर भी वहां से निकलकर सामने आई थी। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो अब का साल है, पिछले साल दरअसल कोरोना महामारी के कारण जनता को संयम से काम लेना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी जिक्र किया। साफ तौर पर कहा कि इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को संसद में अभिभाषण में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर कहा कि पिछले दिनों हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कारों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। अपने कामों में से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र ने असाधारण काम कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियां और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। यानी जमीनी स्तर पर काम करने वाले गुमनाम नायक को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ साल पहले शुरू की थी वो इस बार भी कायम रखी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर देखने को मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का कड़ी मेहनत और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। इसके बाद मोदी ने दिल्ली हिंसा को लेकर के भी दुख जताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में आज खेल जगत से लेकर के जो गणतंत्र दिवस की दिन है जो हिंसा हुई थी उसका भी जिक्र देखने को मिला और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक संदेश देते हुए नजर आए। साफ तौर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले साल देश की जनता ने संयम दिखाया था, इस साल भी जनता को संयम दिखाने की जरूरत है। साथ ही साथ कड़ी मेहनत करके देश का नाम रोशन करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। तो मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे के अपमान का जिक्र किया। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राकेश टिकैत ने पलटवार किया है। साफ तौर पर सवाल पूछा है कि क्या तिरंगा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो कुल मिलाकर अब सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और जो राकेश टिकैत हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। दरअसल मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ है। पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर किसान नेता और कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। टिकैत ने कहा है कि क्या तिरंगा सिर्फ प्रधानमंत्री का है। राकेश टिकैत ने कहा कि सारा देश तिरंगे से प्यार करता है। जिसने तिरंगे का अपमान किया है उसे पकड़ा जाए। सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने पर राकेश टिकैत ने कहा कि बंदूक की नोक पर जो है बातचीत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कृषि कानूनों को लेकर हल्ला बोल लगातार किसानों का जारी है और वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर के भी अब राकेश टिकैत ने पलटवार किया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कृषि कानूनों को लेकर के सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत कब होती है, क्योंकि एक तरफ सरकार लगातार दरवाजे खोलने की बात कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब सर्वदलीय बैठक बजट को लेकर के हुई थी तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों से
जो कृषि मंत्री हैं वो केवल एक फोन कॉल की दूरी पर हैं और जो प्रस्ताव सरकार ने किसानों के सामने पहले रखा था वो अब भी कायम है। लेकिन अब किसान क्या कुछ इस बयान के बाद कहते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से आती हैं, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि दूसरी ओर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बंदूक की नोक पर बातचीत संभव नहीं है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासत भी अब इस पूरे मसले को लेकर के परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिलहाल समस्या का समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसान आंदोलन को लेकर के सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार किसानों का हितैषी होने का दावा कर रही है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर आरोप लगाने का सिलसिला जो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है वो अब भी बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी किसानों पर अत्याचार कर रही है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों को 9 रूट दिए गए थे। किसानों ने सभी रूटों पर शांति रूप से परेड निकाली और 2 रूट से लोग लाल किले पर जाकर भारत का अपमान किया, ये कहना है संजय सिंह का। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि सिंघू बॉर्डर से जिस तरह की खबरें सुबह से ही सामने निकल कर आने लगी थी कि जो किसान हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, तो उसके बाद उस पर संजय सिंह क्या कहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि एक समय निर्धारित किया गया था, साफ तौर पर कहा गया था कि जब राजपथ पर परेड खत्म हो जाएगी उसके बाद किसान अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल सकेंगे। लेकिन जो खबरें उस दिन सामने आई थी, सुबह से ही किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ना शुरू कर दिया था, जिसके बाद लगातार सवाल उठने लगे थे। और आपको बता दें कि संजय सिंह लगातार बीजेपी पर किसानों के मुद्दे को लेकर के हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। एक बार फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि देश का अन्नदाता सिर्फ अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पानी की बौछारें की गई हैं, किसान की शहादत हो गई और किसानों ने विरोध नहीं किया, वो अपने देश का अपमान नहीं कर सकते हैं, ये कहना है संजय सिंह का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टियां हैं वो किसानों के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 70 दिनों के किसान आंदोलन में देश के अन्नदाताओं को गद्दार बताने का काम किया, देशद्रोही बताने का काम किया, आतंकवादी बताने का काम किया, पाकिस्तान परस्त बताने का काम किया, उनके ऊपर लाठियां चलवाई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके ऊपर पानी की बौछारें करवाई, उनके ऊपर एनआईए की जांच करवाई, उनकी संपत्ति जब्त करवाने का काम किया। और ये सब कुछ जब कर चुके तो अब खुलेआम उनके ऊपर हमले करवा रहे हैं। 1 फरवरी से सिनेमाघर पूरी तरह से खुल जाएंगे। दरअसल सरकार ने इस संबंध में एक एसओपी भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पहले सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 1 फरवरी से जो सिनेमाघर हैं वो पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। आपको बता दें कि कोरोना के कारण बंद कर दिए गए थे सिनेमाघर और अब सिनेमाघरों को देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ थिएटर्स खोलने की इजाजत दे दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सिनेमाघरों के लिए एसओपी का एक नया सेट भी जारी किया है। नए एसओपी के मुताबिक 1 फरवरी से देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर खोले जा सकेंगे। बता दें कि मार्च महीने में देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए थे। अब मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी का पालन करते हुए सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को बैठने की क्षमता जो मौजूदा 50% है उससे बढ़ाकर 100% करने की इजाजत दे दी गई है। एसओपी के बारे में जानकारी जो है वो शाम तक आने की बात कही जा रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, देश भर में सिनेमा देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। फरवरी से सिनेमा
जो है वो 100% सीट क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। हमारा जोर ऑनलाइन बुकिंग पर ज्यादा रहेगा। 2 शो के बीच में अंतर हो ताकि भीड़ ना हो। कोरोना काल के बंधन अब खत्म होने की कगार पर हैं। सिनेमा हॉल के खाने के स्टॉल से सामान लेकर लोग अंदर जा सकेंगे। तो अब एक बार फिर से सिनेमा देखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सरकार ने एक SOP जारी कर दी गई है। अब सिनेमाघर 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। आपको बता दें कि कोरोना के दौरान जो सिनेमा हॉल हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। उसके बाद जब सिनेमा हॉल दोबारा शुरू हुए तो उस दौरान 50% क्षमता के साथ सिनेमा घर जो है वो खुले थे, यानी कि पूरी क्षमता के साथ नहीं खोले गए थे। लेकिन अब जो सिनेमा घर हैं वो 1 फरवरी से 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। और अब जो है कहीं ना कहीं जो लोग सिनेमा देखने में दिलचस्पी रखते हैं उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक फरवरी को बजट पेश होना है और इस बार बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। दरअसल कोरोना काल के दौरान आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, जिसके बाद लगभग सभी सेक्टर्स को इस बार के बजट से जो है वो बड़ी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका गंभीर असर पड़ा है। आम लोगों और व्यवसायों पर महामारी का गहरा असर पड़ा हुआ है। ऐसे में रेलवे, टूरिज्म, रियल एस्टेट, ऑटो, एजुकेशन आदि सभी सेक्टर्स 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से आस लगाए बैठे हैं। इस बजट का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती छाई हुई है। इसलिए अब सभी को इस बात का इंतजार है कि वित्त मंत्री के पिटारे से किसको क्या सौगात मिलती है। दरअसल जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनकी नजरें भी जो बजट पेश होना है उस पर लगी रहेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि नौकरी पेशा वाले लोगों को इस बार टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। इसके अलावा आपको याद होगा निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस बार का जो बजट होगा वो 100 सालों में, जो पिछले 100 सालों में बजट पेश हुआ है उससे अलग होगा। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये भी होगी कि इस बार के बजट में क्या कुछ अलग रहता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ जो है वो राहत दी जाती है, साथ ही साथ किसानों के लिए क्या कुछ बड़ी घोषणा की जा सकती है, इस पर भी नजरें रहेंगी। क्योंकि किसान जो है वो लगातार तीनों कृषि कानूनों को लेकर के हल्ला बोल कर रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या किसानों को कुछ राहत देगी उस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन अर्थव्यवस्था को किस तरह से गति इस बार के बजट के बाद मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ शेयर बाजार पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा उस पर भी नजरें लगातार रहेंगी। और कारोबारियों के लिए किस तरह की घोषणाएं की जाती हैं, क्योंकि जो कारोबारी हैं उन्हें जो कोरोना महामारी थी उस दौरान काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में अब कारोबारियों के लिए सरकार क्या कुछ राहत लेकर आती है उस पर भी सबकी नजरें लगातार बनी रहेंगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आपको बता दें कि सौरव गांगुली को तबीयत खराब होने के बाद अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सीने में दर्द उठने के बाद उनको 1 ही महीने में 2 बार एंजियोप्लास्टी से गुजरना पड़ा। अपोलो अस्पताल के डॉक्टर राणा दासगुप्ता ने गांगुली को पूरी तरह से फिट बताया। इससे पहले उन्हें शनिवार को छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। आपको बता दें कि 27 जनवरी को कोलकाता के अपोलो अस्पताल में सौरव गांगुली को भर्ती करवाया गया था। 28 जनवरी को 1 ही महीने में दूसरी बार उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और धमनियों के अवरोध को हटाने के लिए 2 स्टेंट भी डाले गए। मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ देवी शेट्टी ने तमाम परीक्षण और अस्पताल के चिकित्सकों के साथ परामर्श करने के बाद गांगुली की एंजियोप्लास्टी करने का फैसला किया था। गांगुली ने 3 हफ्ते पहले भी अपने आवास पर व्यायाम करते समय सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद जांच से पता चला था कि उनकी धमनियों में 3 अवरोध हैं और उसे ठीक करने के लिए उन्हें 1 स्टेंट भी लगाया गया था। पहली एंजियोप्लास्टी के बाद वो 7 दिन अस्पताल में थे और 7 जनवरी को उन्हें छुट्टी दी गई थी। और अब एक बार फिर से सौरव गांगुली को अस्पताल से
छुट्टी मिल गई है। डॉक्टरों का कहना है कि सौरव गांगुली अब पूरी तरह से फिट हैं। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,052 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि इन 24 घंटों में कोरोना की वजह से 127 लोगों की मौत भी हुई है। दरअसल भारत में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक्टिव केस के मामले में भारत अब इंडोनेशिया को पछाड़कर दुनिया में 16वें स्थान पर आ गया है। देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,68,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में भारत में 13,052 नए केस दर्ज किए गए हैं और 127 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। आपको बता दें कि बीते दिन 13,965 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,07,46,000 हो गए हैं। कुल 1,68,784 लोगों की जान जा चुकी है। 1,04,23,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिसर यानी कि ICMR के मुताबिक 30 जनवरी तक कोरोना वायरस के लिए कुल 19,65,88,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 7.50 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। राहत की बात यह है कि देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कोरोना से मौत की जो दर है वो 1.44% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 97% है। एक्टिव केस 0.2% से भी कम है। वहीं देश में अब तक 37 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को टीकाकरण के 15वें दिन 2,44,307 लोगों को टीका लगाया गया और टीका लगने के बाद प्रतिकूल प्रभाव के 71 मामले सामने आए। टीका लगवा चुके स्वास्थ्य कर्मियों की कुल संख्या 37,44,334 हो गई है। अब तक यूपी में सबसे ज्यादा 4,63,793 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। इसके बाद राजस्थान में 3,26,745, कर्नाटक में 3,15,343 और मध्य प्रदेश में 2,73,872 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। भारत ने न केवल सबसे तेजी से 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल किया, बल्कि 20 लाख और 30 लाख लोगों को टीका लगाने के मामले में भी देश पहले पायदान पर रहा है। जनवरी का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन अब आपको बता दें कि फिलहाल भी लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल कल से फरवरी महीने की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोहरा के साथ साथ ठंड बरकरार है। कोहरे के चलते दृश्यता काफी कम हो गई है, जिसका असर ट्रेनों के परिचालन पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो रविवार को कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। शहर में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिमालयी क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहां पर रुक रुक कर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान ने जानकारी दी है कि देश के उत्तरी और मध्य हिस्से में खुश्क उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। इसके कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली समेत जो उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं वहां पर सर्द हवाएं देखने को मिलेंगी और इनका दौर अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में हल्के से घना कोहरा रह सकता है। इस दौरान विजिबिलिटी भी कम रहेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का जो तापमान है वो अभी भी सामान्य से कम बना हुआ है। रविवार को भी शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं शुक्रवार की अगर बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो घने कोहरे का सितम ठंड के साथ साथ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से
सड़क हादसों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है, फिलहाल ठंड से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ठंड से लोगों को निजात कब तक मिल पाती है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।